तो कौन सा तो माधव बाबम के ज़माने के हो गए, अपने टाइम में क्रेज बहुत था। ओके कल हम क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर 24 कि बेनामी प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर होता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कब इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके लिए कुछ अथॉरिटीज़। सेक्शन नंबर 24 हो गया था। ओके सेक्शन नंबर 24 एक बार रिवाइज कराना, स्टार्ट कहाँ से था। सबसे पहले कौन भेजता है शो कॉज नोटिस? इनिशिएटिंग ऑफिसर। इनिशिएटिंग ऑफिसर भेजता है शो कॉज नोटिस। किसको भेजता है? बेनामीदार। एंड अगर अपने को बेनिफिशियल ओनर पता है तो ओनर को भी शो कॉज नोटिस भेजता है। अब शो कॉज नोटिस तभी भी भेजेगा तो शो कॉज नोटिस में रीज़न भी लिखे होंगे कि हम आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं और आप हमें रीज़न बताओ कि हम आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट क्यों ना करें, आगे प्रोसीडिंग क्यों ना चलाएं। अब शो कॉज नोटिस भेजा तो ये लोग क्या करेंगे, आगे रिप्लाई करेंगे। अब रिप्लाई के लिए जो हमने सेक्शन 2A देखा था जो एडेड सेक्शन है, तो रिप्लाई का टाइम लिमिट बताया हुआ था या नहीं कुछ? कितना? रिप्लाई जो नोटिस में टाइम लिमिट दिया है वो टाइम लिमिट या फिर आप बढ़ा सकते हो। मैक्स टू मैक्स कितना? 3 मंथ्स। कहाँ से? जिस मंथ में शो कॉज नोटिस मिला उस मंथ का एंड हो गया, वहां से लेके 3 महीने के अंदर अंदर मैक्स टाइम एक्सटेंशन हो सकता है, आप रिप्लाई कर सकते हो। अब एक और केस, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर को लग सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दोगे, एलियनेट कर दोगे या ट्रांसफर कर दोगे या डिस्पोज ऑफ कर दोगे। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर एक और ऑर्डर पास करवा सकता है, किसका? अटैचमेंट का। अटैचमेंट का ऑर्डर मतलब हाँ, प्रॉपर्टी आप एंजॉय कर सकते हो, किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इफ इनिशिएटिंग ऑफिसर थिंक्स कि आप प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दोगे तो ही कैन पास द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट कैसा है? टेम्परेरी अटैचमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट का जब इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा, क्या खुद पास कर सकता है या किसी की परमिशन चाहिए? परमिशन। किसकी परमिशन? अप्रूविंग अथॉरिटी की। करेक्ट। अटैचमेंट का ऑर्डर अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन से पास होगा। अब अटैचमेंट पास हो गया, या तो दूसरा केस है अटैचमेंट का ऑर्डर पास नहीं करवा रहा ऑफिसर। कब पास नहीं करवा रहा? जब ऑफिसर को जब ऑफिसर को ये डर नहीं है कि सामने वाला प्रॉपर्टी एलियनेट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आगे इनिशिएटिंग ऑफिसर को ना इंक्वायरी करनी है पूरी की पूरी। कितने दिनों में? 90 डेज के अंदर। जिस दिन शो कॉज नोटिस भेजा उसके विदिन 90 डेज के अंदर अंदर इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी के बाद ना आगे 2 केसेस होंगे, एक तो प्रॉपर्टी यहाँ पे ओरिजिनली अटैच्ड थी और दूसरे केस में प्रॉपर्टी नॉट अटैच्ड। अगर पहले से प्रॉपर्टी अटैच्ड थी, हम अटैचमेंट मैक्स टू मैक्स इधर कितने दिन का कर सकते हैं? 90 डेज। वही सेम टाइम, उसी टाइम पीरियड के बीच में इनिशिएटिंग ऑफिसर को इंक्वायरी करनी है 90 डेज इधर। अब जब प्रॉपर्टी ओरिजिनली अटैच थी तो 90 डेज की इंक्वायरी के बाद क्या ऑर्डर पास हो सकता है? 2 ऑर्डर पास हो सकते हैं। पहला, हमें लग रहा है प्रॉपर्टी बेनामी है तो हम अटैचमेंट को एक्सटेंड कर देंगे, और दूसरा केस, अगर हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है तो हम अटैचमेंट को रिवोक कर देंगे, हटा देंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये भी किसकी परमिशन से होंगी? नहीं, अप्रूविंग अथॉरिटी। अभी जो भी अटैचमेंट के रिलेटेड परमिशन अपने को लेनी है अप्रूविंग अथॉरिटी से लेनी है, अप्रूविंग अथॉरिटी। अब इस केस में अटैचमेंट पास नहीं हुआ था, इसमें भी 2 केसेस हो सकते हैं। इंक्वायरी के बाद अगर अपने को लगा कि प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है तो हम क्या कर देंगे? फर्दर अटैचमेंट का ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा, नो फर्दर ऑर्डर। अगर हमें लगा कि प्रॉपर्टी बेनामी है तो हम अब अटैचमेंट का फ्रेश ऑर्डर पास करवा देंगे। अब ये किया, उसके बाद जब 2 केसेस में अटैचमेंट का ऑर्डर कंटिन्यू है, एक तो यहाँ पे जब हमने एक्सटेंशन करवाया था, दूसरा हमने फर्स्ट टाइम अटैचमेंट इधर पास करवाया। इन दोनों केसेस में क्या होगा? इन दिस केस एंड दिस केस
दोनों केसेस में केस आगे बढ़ेगा और डिसीजन फाइनल कौन सुनाएगा? अप्रूविंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब डिसीजन सुनाएगी तो उनके पास इनिशिएटिंग ऑफिसर को मैटर ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितने दिनों में? 15 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन आपने अटैचमेंट का ऑर्डर एक्सटेंड किया या पहली बार पास किया, उसके 15 डेज के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ केस बना के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दो। ये था पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 24। हाँ, इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन होगा? हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये होगा अपना इनिशिएटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट आता है मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। यहाँ पे बताया गया है कि जब इनिशिएटिंग ऑफिसर शो कॉज नोटिस भेज रहा है तो वो किस पर्सन को भेजेगा और किस मोड से भेजेगा। मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, दैट इज Subsection 1 provides that the notice under subsection 1 of section number 24 may be served on a person named either by post or if it were the summon issued by the court under the CPC। तो जब नोटिस भेजा जाएगा तो यहाँ पे नोटिस किस फॉर्म में? पोस्ट के फॉर्म में भेज सकते हो या समन के फॉर्म में भेज सकते हो। अब समन क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा समन, कोर्ट का समन। तो कोर्ट के समन का मतलब क्या होता है? देखो, कोर्ट में क्या होता है, किसी भी पर्सन को हाजिरी के लिए बुलाया जाता है ना कि आप कोर्ट में आओ और आप कोर्ट में अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करो या कोर्ट में आप अपना स्टेटमेंट दो। तो कोर्ट उनको जो अथॉरिटेटिव कॉल भेजती है कि आपको प्रोड्यूस होना है कोर्ट में, तो कोर्ट का वो अथॉरिटेटिव कॉल, उसको हम समन बोलते हैं कि कोर्ट आपको कोर्ट में आने के लिए इस तारीख को बुला रही है। तो व्हाट इज समन? इट इज द अथॉरिटेटिव कॉल। तो यहाँ पे क्या है कि जब नोटिस गया था शो कॉज नोटिस, तो आप बाय पोस्ट भेज सकते हो। और हमने एक चीज देखी थी कि ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर या इनिशिएटिंग ऑफिसर है, इन लोगों के पास ना थोड़ी सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है मैटर डील करने के लिए। तो इनकी जो भी प्रोसीडिंग मानी जाएगी वो क्या मानी जाती है? डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। डीम्ड टू बी का क्या मतलब है? हाँ, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह मानी जाएगी। इनका जो भी ऑर्डर होगा फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। इन्होंने जब शो कॉज नोटिस आपको भेजा है तो वो बाय पोस्ट डिलीवर कर सकते हैं या फिर जैसे कोर्ट समन भेजता है ना लोगों को, उस मोड में आप भेज सकते हो शो कॉज नोटिस। Subsection 2 provide that any notice may be addressed in case of individual to individual। अब नोटिस किसको किसको जाएगा? अगर हमारा बेनामीदार इंडिविजुअल है तो उसी के नाम पे नोटिस जाएगा। अगर हमारा बेनामीदार फर्म है कि फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, बेनामी प्रॉपर्टी, तो नोटिस किसको जाएगा? मैनेजिंग पार्टनर या फिर जो फर्म को मैनेज कर रहा है उसको नोटिस जाएगा। अगर HUF है तो कर्ता या कोई भी मेंबर के नाम पे नोटिस जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर कंपनी है तो जो ऑफिसर है, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है या जो मेन ऑफिसर है कंपनी का, उसके नाम पे नोटिस जाएगा। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ एनी अदर एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रिंसिपल ऑफिसर इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल टू द पर्सन मैनेज और कंट्रोल हिज अफेयर। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई एसोसिएशन है, कोई मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, तो उनका जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको नोटिस जाएगा। फिर लास्ट वाला रेजिडुअल केस है कि कोई भी बच जाता है पर्सन और वो इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी ग्रुप के फॉर्म में रजिस्टर्ड है, तो उनका जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है उसके पास नोटिस जाएगा। तो अपना सेक्शन नंबर 25 क्या है कि नोटिस किसको जाएगा और कौन से फॉर्म में? बाय पोस्ट जा सकता है या एज अ समन जा सकता है। और इंडिविजुअल है तो उसको, कंपनी है तो कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर को, HUF है तो कर्ता या मेंबर को, पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म के कोई भी मेंबर को या फिर मैनेजिंग पर्सन को नोटिस जाएगा। नेक्स्ट आता है एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अब यहाँ से पूरा मैटर ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हाथ में आ जाता है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आगे कैसे प्रोसीड करेगी, क्या प्रोसीड करेगी, दैट इज दिस सेक्शन। Subsection 1 provides that on receipt of reference under subsection 24 section 24 subsection 5। section 24 subsection 5 कौन सा था? पेज टर्न करो और रेफर करो। सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 कौन सा था?
हाँ, कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास स्टेटमेंट ऑफ केस जाएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला है कि जब रेफरेंस आया, मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर ने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपना केस भेजा, केस रेफर किया, उसके आगे का मैटर, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू द नोटिस टू फर्निश द डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर एविडेंस एज कंसीडर नेसेसरी ऑन द डेट टू बी स्पेसिफाइड ऑन द फॉलोइंग पर्सन। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूरी प्रोसीडिंग चलाएगा यहाँ पे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जिन जिन लोगों से लग रहा है कि हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत है, एविडेंस की जरूरत है, उन सबको नोटिस भेजेगा कि इस तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट और एविडेंस लेके आओ। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? पर्सन जो बेनामीदार है उसको, बेनिफिशियल ओनर को, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है, मान लो कोई भी थर्ड पार्टी है। आज कोई मान लो प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम श्रेया और रिद्धि का एग्जांपल ले रहे थे। श्रेया ने प्रॉपर्टी रिद्धि के नाम पे खरीदी। अब वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें रिद्धि ने लोन ले लिया है, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टेड पार्टी हो गई। किसका पैसा इन्वॉल्व हो गया? बैंकिंग कंपनी का भी इन्वॉल्व हो गया। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी पे आपने मॉर्गेज करके रखा है, प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टी है, उसको भी अपने को अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप अपने एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी, उसका एक एग्जांपल बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी भी इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती है। नेक्स्ट है कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्लेम कर रहा है। कोई भी मान लो थर्ड पर्सन है, बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी ना तो श्रेया की है ना ही रिद्धि की है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। अब मान लो उस केस में अपने को थर्ड पर्सन को भी नोटिस भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू द नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेफरेंस हैज बीन रिसीव्ड। The notice shall provide the period not less than 30 days to whom the notice is issued to furnish the information. इन दोनों पॉइंट्स में क्या बोला हुआ है? This, however, and बोलो दोनों पॉइंट्स का मीनिंग। हाँ, करेक्ट। यहाँ पे हमारा इनिशिएटिंग ऑफिसर ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को केस भेज दिया था 15 दिन में। उसके आगे क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब केस मिला उसके विद इन 30 days नोटिस भेजना है। किसको? हाँ, 4 लोगों को, बेनिफिशियल ओनर, बेनामीदार, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी, और चौथा कौन है? कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे, उनको नोटिस भेजना है। अब इन सारे लोगों को नोटिस मिल गया, इनको रिप्लाई करना पड़ेगा। जो रिप्लाई का टाइम लिमिट क्या है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। Subsection 2 provides that when the property is held jointly by more than one person, the adjudicating authority shall make endeavor to serve the notice to all the person। अगर अपने को पता है कि बेनामीदार एक से ज़्यादा है, 2 या 3 बेनामीदार है एक ही प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ पे ट्राई किया जाएगा कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, सबको नोटिस सर्व हो कि ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। However, when the notice is served on one of the aforesaid person, the service shall not be invalid on the ground that the notice was not served to all the person holding the property. Try to interpret these 2 points on your own. ये वाला subsection 2 और however, these 2. डिड यू इंटरप्रेट? देखो पहले वाले पॉइंट में और इसमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट वाले में क्या बोला हुआ है, सबसेक्शन 2, हाँ सबको नोटिस भेजेंगे। यहाँ पे इंडेवर का मतलब क्या है? ट्राई करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपनी पूरी कोशिश करेगी, पूरे एफर्ट्स करेगी सबको नोटिस भेजने के लिए। अब उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है हाउएवर वाला। इसका मतलब क्या है? एक पर्सन को बोला तो ऐसा नहीं कि सब पे नहीं लगेगा। एक पर्सन को बोला तो हाँ
सानवी वाली है, अगर मैंने सानवी को ऑर्डर दिया कि इस पे भी है। हाँ देखो, ऊपर वाले पॉइंट में क्या है कि अगर जॉइंट ओनर है तो ट्राई करेंगे हम कि सबको नोटिस पहुंच जाए। बाय चांस किसी, मान लो 5 लोग हैं और 5 में से मान लो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 को ही नोटिस पहुंचाए, तो वो मान लिया जाएगा कि बाकी सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि क्या मानते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, ऑब्वियसली एक को पता चला तो दूसरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अगर आपने एक को भी बता दिया है तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी, प्रोसीडिंग को हम इनवैलिड नहीं मानेंगे। Subsection 3 provides that the adjudicating authority, after considering the reply, if any, making or causing to be made the inquiry and calling for the report and taking into account all the relevant material, provide the opportunity of being heard to the person specified as benamidar, the initiating officer or the person who claims to be owner. Thereafter, adjudicating authority shall pass the order holding the property and revoking the attachment order, or holding the property to be a benami and confirming the attachment order in all the other cases. Okay, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में बोला हुआ है सबसेक्शन 3 में कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिस दिन डिसाइड हुआ है कि सारी पार्टी अपीयर होंगी, उस दिन सारी पार्टीज को सुनेगी, बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर, इवन इनिशिएटिंग ऑफिसर को सबको कहने का मौका मिलेगा, सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, सबके एविडेंसेस देखे जाएंगे, उसके बाद फाइनल ऑर्डर पास होगा। अब फाइनल ऑर्डर 2 हो सकते हैं, या तो बेनामी प्रॉपर्टी है या बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर बेनामी प्रॉपर्टी है तो जो अटैचमेंट टेम्परेरी पीरियड के लिए था उसको हम क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। और अगर बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या होगा, अटैचमेंट रिवोक कर देंगे, आप फ्री हो जाओगे। इधर रिप्लाई ये लोग देंगे, फिर डिसीजन ईदर बेनामी और नॉट। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4 provides that when the authority is satisfied that some part of the property in respect of which the reference has been made is benami but is not able to specifically identify the part, he shall record the finding to the best of the judgment as to which of part of the property is benami। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग कहीं कोर्ट मत करना एग्जाम में, मान लो अगर ये प्रोसेस आ जाए, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। अगर मान लो एक पूरी प्रॉपर्टी है, अगर एक पूरी प्रॉपर्टी है और इसमें गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि इस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा बेनामी है, तो वो 1/3 हिस्सा गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिकली पता नहीं कर पा रही कि 1/3 ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है या ये वाला हिस्सा बेनामी है, तो गवर्नमेंट जो भी हिस्सा डिसाइड करे उसको बेनामी मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड कर लेगी। फिर पहले तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी डिसाइड करने का कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें से कुछ पार्ट बेनामी है, तो कौन सा एग्जैक्टली बेनामी है। अगर वो डिसाइड नहीं हो पाया तो उस प्रॉपर्टी का जो भी पार्ट गवर्नमेंट डिसाइड करे वो मान लिया जाएगा। Next, subsection 5 provides that where in the course of proceeding before it, adjudicating authority has a reason to believe that the property or any other property referred to him by initiating officer is benami, it shall provisionally attach the property and the property shall deem to have been the property referred to it. Okay, इस point का interpretation I want boys to answer this time. Try this 5th point. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है बॉयज? रुद्र नहीं, कोई बोल रहे थे कि तू आंसर, अच्छा टाइम चाहिए, ओके फाइन। एनीवन फ्रॉम बॉयज साइड? जब तक मैं बताऊंगी नहीं तब तक सबकी नसें झुकी हुई होगी कि जैसे ही उठा ली तो हम पूछ लेंगी। मुकेश ट्राई। क्या इंग्लिश अपने को पढ़नी नहीं आ रही, क्या हो रहा है?
दिक्कत कहाँ आ रही है? तो मैं ये पूछना फिर बंद ही कर दूँ ना कि ट्राई एंड इंटरप्रेट, फिर मैं क्यों ही करवा रही हूँ? मैं आती हूँ, बेसिकली एक्सप्लेन करती हूँ एंड आई वुड बी गोइंग। मेरा काम भी इजी होगा, मेरे को भी इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, चैप्टर लेंदी नहीं चलेंगे, फटाफट फिनिश हो जाएंगे। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? क्या चाहते हो तुम लोग? ये कर लूँ मैं? ऐसे ही करते हैं अपने कंटिन्यू। अब मैं एक भी चीज़ नहीं पूछूंगी क्योंकि तुम लोग आंसर तो करते हो नहीं। देखो, फिफ्थ पॉइंट में ये बोला हुआ है कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब केस डिसाइड कर रही है उस टाइम उनको लग रहा है दैट अ प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू हिम, जो प्रॉपर्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोली हुई थी कि ये बेनामी हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेनामी निकली तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मान लेगी कि वो प्रॉपर्टी शुरू से ही बेनामी थी और उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू होने लगेगी। पॉइंट समझ आया यहाँ पे? जैसे कि केस अभी चल रहा था, मान लो प्रॉपर्टी ए के रिलेटेड केस चल रहा था कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है और बीच में ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कुछ एविडेंसेस मिले कि प्रॉपर्टी बी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो पहले से तो बी की बात हो नहीं रही थी, तो लेकिन मान ये लिया जाएगा कि बी के रिलेटेड भी इसी केस में आगे सुनवाई होने लगेगी। अभी रीड करो उस पॉइंट को, फिफ्थ वन। अलग अलग पार्टी से तो क्या? प्रॉपर्टी अलग अलग पार्टीज की है? नहीं, अलग अलग पार्टीज की नहीं, सेम पार्टीज की वो प्रॉपर्टी दूसरी कोई प्रॉपर्टी अब अपने कंसीडरेशन में आई है कि ये बेनामी हो सकती है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी पे भी केस चलने लगेगा। पार्टी सेम है इधर। अगर पार्टीज अलग अलग है तो शुरू से नोटिस का काम हो जाएगा ना। पार्टी सेम है बट प्रॉपर्टी दूसरी निकली। कहाँ पे? हाँ, ओके। इट शैल ऑफिसर इज बेनामी प्रॉपर्टी, इट शैल प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी रेफर्ड ऑन द डेट ऑफ रेफरेंस। तो जो प्रॉपर्टी अगर प्रोसीडिंग के बीच में पता चल रहा है बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसको अटैचमेंट का ऑर्डर भी बीच में ही आ सकता है कि अभी प्रोसीडिंग में फुल फ्लेजेड नहीं लगा है, अभी खाली लग रहा है वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो उसको अटैच कर सकते हैं। Subsection 6 provides that the adjudicating authority may, at the stage of proceeding, either on application or suo moto। देखो, दो चीज़ें हैं। suo moto का मतलब खुद से, adjudicating authority खुद से कर सकती है। Either on application or suo moto, strike out the name of any party improperly joined or add the name of any person। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ना बीच में ही लगा कि जो पार्टीज हैं, ऑलरेडी मान लो 4 पार्टीज इन्वॉल्व है पूरे ट्रांजैक्शन में, ए बी सी डी। अब बीच में ऐसा लगा कि सी का नाम तो फालतू में प्रॉपर्टी के रिलेटेड लिया गया है, वो ना तो बेनिफिशियल ओनर है ना ही बेनामीदार है, तो सी का नाम हटा सकती है। और अगर ऐसा लग रहा है कि ई एक ऐसा बंदा है जिसका नाम इंक्लूड होना चाहिए था, जो बेनामीदार है या जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो ई का नाम ऐड कर सकती है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि किसी का भी नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, किसी का भी नाम ऐड कर सकती है। कैसे ऐड कर सकती है? कोई तीसरे बंदे से पता चला, तीसरे बंदे ने एप्लीकेशन की, या फिर सुओ मोटो मतलब खुद से ऐड कर सकती है या खुद से स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, उनके पास अगर एविडेंस हुए तो। Subsection 7 provides that no order under subsection 3 shall be passed after the expiry of 1 year from the end of the month in which the reference was made। देखो, सबसेक्शन 3 में कौन से ऑर्डर की बात हो रही थी? इसी के सबसेक्शन 3 की बात हो रही है। कौन सा ऑर्डर? सबसेक्शन 3 कौन सा ऑर्डर कि बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो वाला ऑर्डर यहाँ पे सबसेक्शन 3 की बात हो रही थी। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को केस कितने टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा, वो टाइम लिमिट दी हुई है। जिस दिन इनिशिएटिंग ऑफिसर ने रेफरेंस दिया था ना, रेफरेंस कहाँ पे दिया था? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे रेफरेंस दिया एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। जिस मंथ में रेफरेंस दिया उसके 1 साल के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं है वो डिक्लेयर कर दो, उसके बाद आप केस कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब टाइम लिमिट मिली हुई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को केस सॉल्व करने के लिए। टाइम लिमिट क्या है? जब इनिशिएटिंग ऑफिसर ने उनको केस रेफर किया, मान लो जनवरी में रेफर किया था 15 जनवरी, तो जनवरी का एंड हो जाएगा, वहां से हम 12 महीने काउंट करेंगे। मतलब नेक्स्ट कब तक? हाँ, 1 फेब से अगले फेब तक का टाइम है, 12 महीने हैं आपके पास केस सॉल्व करने के लिए।
नेक्स्ट है एज पर सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट वन और मोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कौन कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन कौन मेंबर होंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंडिविजुअल नहीं है, ये ग्रुप है, एक कमिटी है, तो उसमें एक चेयरपर्सन होगा और मिनिमम 2 मेंबर होंगे केस सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है अपना कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन कब होता है? जब्त कर लेना, फाइनली गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी चली जाना। अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो रही है तो आगे की प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, गवर्नमेंट ही उसी प्रॉपर्टी की राइट्स और लाइबिलिटीज संभालेगी आगे से। दैट इज कन्फिस्केशन। Section 27 provides that when the order is passed in respect of property under Section 26, holding the property to be benami property, the adjudicating authority shall, after giving opportunity, make the order confiscating the property. अब जब बेनामी प्रॉपर्टी प्रूफ ही हो गई है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आगे कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर भी पास कर देगी। However, when the appeal has been filed against the order of adjudicating authority, the confiscation shall be made subject to the order passed by appellate tribunal. अब adjudicating authority के ऊपर ना अगर आप उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ना अपील फाइल कर सकते हो। अब जब अपील फाइल हो गई तो क्या मैटर अभी फाइनल हुआ या नहीं हुआ? मैटर फाइनल नहीं हुआ, मैटर हायर अथॉरिटी फाइनल करेगी। तो अगर मैटर अपील में चला गया है तो आप कन्फिस्केशन अपील के बीच में नहीं कर सकते। जब हायर अथॉरिटी डिसीजन दे देगी उसके बाद कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास होगा। फर्दर कन्फिस्केशन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर जो बताए गए हैं। The above shall not apply to a property held or acquired by a person from a benamidar for adequate consideration prior to the issuance of notice under subsection 1 without having the knowledge of benami property. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोज फॉर एग्जाम्पल ए है, ए के पास एक बेनामी प्रॉपर्टी है। अब ए ने वो प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी। मान लो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, यहाँ पे बी ने वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ही खरीद ली। तो बी को पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है, गलत है। तो यहाँ पे बी ने जब प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी, बी ने पूरे पैसे दिए या नहीं दिए? प्रॉपर्टी के पूरे पैसे दिए। तो ऐसा माना जाएगा कि बी ने प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी है। अब ये प्रॉपर्टी बी ने कब खरीदी है? जब शो कॉज नोटिस ए को इशू हुआ था ना, उससे पहले बी ने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब गवर्नमेंट ना बी से ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकती क्योंकि बी ने तो गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको पता ही नहीं था कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ए के खिलाफ केस कंटिन्यू कर सकती है। ए से प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकती, लेकिन क्या लेगी? ए से प्रोसीड ऑफ क्राइम लेगी। प्रोसीड ऑफ क्राइम भी तो प्रॉपर्टी में आता है ना। तो ये 1 करोड़ भी यहाँ से लिया जाएगा, उसके ऊपर पनिशमेंट भी होगी। खाली 1 करोड़ ले लेते तो पनिशमेंट होता या नहीं होता? ये तो बेनामी प्रॉपर्टी थी, हमने सिर्फ और सिर्फ जब्त कर ली, पनिशमेंट तो कुछ हुई ही नहीं। तो प्रॉपर्टी में हमने डेफिनेशन देखी थी, तो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी भी आती है और दूसरा क्या आता है? प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर आपने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, इधर ए ने प्रॉपर्टी बी को दी और बी ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले ली। कब प्रॉपर्टी ली थी? ए को शो कॉज नोटिस इशू हुआ उससे पहले ही प्रॉपर्टी ले ली, इसने पूरा पैसा दे दिया। तो ये प्रॉपर्टी इसी पर्सन की है, ये इसका ओनर है, इसके साथ गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। अब गवर्नमेंट किसके साथ करेगी? ए के साथ करेगी। इससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी लेगी और इस पे पनिशमेंट भी इम्पोज करेगी। तो यहाँ पे कन्फिस्केशन का पॉइंट आता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी पहले ही एक्वायर कर ली, उसकी प्रॉपर्टी हम कन्फिस्केट नहीं करेंगे ना। वो वाली प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है क्योंकि उसने सही पैसे दिए और प्रॉपर्टी होल्ड कर ली और उसको पता भी नहीं था कि सामने वाला बेनामीदार है या गलत पर्सन है। मतलब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नहीं ले सकती। वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नहीं ले सकती। अब गवर्नमेंट क्या लेगी? इससे प्रोसीड ऑफ क्राइम 1 करोड़ ले लेगी, इसके साथ अब कुछ भी नहीं होगा।
यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द अबव शैल नॉट अप्लाई। अबव का मतलब कन्फिस्केशन का प्रोविजन। द अबव शैल नॉट अप्लाई टू अ प्रॉपर्टी हेल्ड और एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम बेनामीदार फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन, कि इस पर्सन ने बी ने ए को पूरा का पूरा पैसा दे दिया था तो उसकी प्रॉपर्टी पे कन्फिस्केशन नहीं होगा। प्रायर टू इशुएंस ऑफ नोटिस, इसने प्रॉपर्टी कब ली होनी चाहिए? शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ली होनी चाहिए, तभी प्रॉपर्टी बेनामी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट वेयर द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन हैज बीन मेड, सारे के सारे राइट और टाइटल किसके पास चले जाएंगे? गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, फ्री फ्रॉम ऑल द इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंस मतलब वर्ड आया होगा इनकम्बरेंस, कहीं तो आया या नहीं अभी? ओके, इनकम्बरेंस का मतलब होता है डिफेक्ट्स या कोई भी चार्जेस लिख लो, फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो गई, वो गवर्नमेंट के पास चली गई है। अब यहाँ पे फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस का मतलब है कि मान लो उस प्रॉपर्टी पे प्लेज, उस प्रॉपर्टी का हाइपोथिकेशन करके रखा हुआ होगा, उस प्रॉपर्टी को गिरवी करके रखा होगा, तो जो थर्ड पार्टी का राइट है, इंटरेस्ट है, तो उस प्रॉपर्टी पे ना चार्ज क्रिएट हो गया है, तो वो चार्ज क्रिएट गवर्नमेंट के फेवर में अब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक प्रॉपर्टी थी, ए ने, ये बेनामी प्रॉपर्टी है, ए ने इस प्रॉपर्टी के बदले लोन लेके रखा था, तो इस प्रॉपर्टी पे अब जब तक ए ने बैंक से लोन लेके रखा था, तो जब तक ए लोन पे नहीं करेगा तो उस बैंक का इस प्रॉपर्टी पे हक हुआ या नहीं हुआ अभी तक। अब ये प्रॉपर्टी बीच में क्या हुई? बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई और कन्फिस्केशन हो गया। कन्फिस्केशन के बाद प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। अब जो ये लोन वाला पूरा प्रोविजन था, जो बैंक का हक था इस प्रॉपर्टी पे, वो नहीं रहेगा। गवर्नमेंट को बैंक को कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी प्रॉपर्टी जाती है गवर्नमेंट के पास, उसका टाइटल गुड टाइटल बन जाता है, मतलब वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है। कोई भी थर्ड पार्टी का अभी तक जो भी इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी पे, जो भी उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करके रखा हुआ था, गिरवी करके रखी हुई थी, वो सारी चीजें नल एंड वॉइड मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कोई भी चार्ज नहीं है, तो प्रॉपर्टी वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस या फिर इनकम्बरेंस। हाँ, लॉस हो गया तो बैंक को उस टाइम ये चेक करना चाहिए था कि प्रॉपर्टी, तो बैंक को ऑप्शन दिया था ना हमने, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऊपर, याद है? हाँ, तो उस टाइम अगर बैंक ने बोला और कोर्ट को ये पॉइंट वैलिड लगा, तो कोर्ट ना बैंक को उतने पैसे ऑफर दे देगी, कंपनसेशन दे देगी। लेकिन एक बार कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो गया तो प्रॉपर्टी वुड बी प्योर, फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स, फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। Subsection 4 provides that any right of the third person created in the property with the view to defeat the provision of the act shall be null and void. अब आपकी बेनामी प्रॉपर्टी थी, आपने किसी को बीच में ट्रांसफर कर दी, तो उसको हम मानेंगे नहीं, वहां पे नल और वॉइड हो जाएगा। कन्फिस्केशन के बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को ही जाएगी। तो ये पॉइंट ऊपर से ही रिलेटेड है वैसे। Subsection 5 provide that when no order of confiscation is made upon the proceeding attaining the finality, no claim shall lie against the government. No order of confiscation is made upon the proceeding under the act attaining finality. No claim shall lie against the government. हाँ, इस पॉइंट में ना वेट कुछ तो चीज़ है, नो ऑर्डर ऑफ when the order, द कर दो, हाँ नो को कट करके द कर दो, प्रिंटिंग एरर है। अब एक बार कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो गया ना, सारी पार्टी को क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिली थी या नहीं? मिली थी। एक बार वो कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो गया, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी चली गई, फिर कोई भी बंदा गवर्नमेंट से पैसे मांगने नहीं आ सकता कि ये प्रॉपर्टी में तो हमारा भी हिस्सा था, हमें तो पता ही नहीं था बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी। उस टाइम आप बोलते, उस टाइम कोर्ट आपको अवॉर्ड कर देता कंपेंसेशन या जो भी आपके हक के पैसे थे, बाद में आप मांगने नहीं आ सकते।
क्या हुआ, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट में क्या हुआ, सारी पार्टीज को हमने बुलाया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, सबको हमने अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपको जो भी अपना पॉइंट रखना है आप बोल दो। उन पार्टीज ने वहां पे अपने पॉइंट नहीं बोले। बाद में फाइनल ऑर्डर पास हो गया कन्फिस्केशन का, प्रॉपर्टी चली गई गवर्नमेंट के पास। अब वो पार्टी गवर्नमेंट से पैसा मांगने आ रही है कि नहीं हमारा पैसा था इस प्रॉपर्टी में, तो गवर्नमेंट से अब पैसा नहीं मांग सकते। जब आपको अपॉर्चुनिटी दी थी बोलने की तब आपको बोलना चाहिए था। ओके, जस्ट रीड दिस सेक्शन नंबर 28। इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, जस्ट रीड अ बिट। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? कितना टाइम चाहिए रीड करने के लिए, और चाहिए? ये सेक्शन हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। अब जितनी जल्दी बॉयज समझा दे उतनी जल्दी आप लोग फ्री हो सकते हो। अब नाउ यू हैव टू कन्विंस कि वो समझा दे। इनको फ्री नहीं होना तो आई एम रेडी, मैं बैठ जाऊँगी आराम से। बैठ जाओ भाई, फटाफट सेक्शन समझा के फिनिश करो क्योंकि नेक्स्ट डीएसटी के लेक्चर्स भी है अपने। कौन इनिशिएटिव ले रहा है? हाँ भाई फटाफट, 3 है, कोई भी 3 मिलके समझा दो, इतना इजी है। लास्ट बेंच स्टार्ट करता है। ट्राई। सबसेक्शन प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा हाँ, और सबसेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें ऑफिसर अपॉइंट करना वो कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ करेक्ट। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 1 में अब प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो गई है, गवर्नमेंट खुद वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्त वहाँ पे बैठ के प्रॉपर्टी हैंडल नहीं करेगी, तो उनको ना एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करनी पड़ेगी, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर पूरे के पूरे प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट संभालेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाती है कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हो आफ्टर सम क्वालिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना एडमिनिस्ट्रेटर की लिस्ट ना ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। उनमें से गवर्नमेंट कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को डेजिग्नेट कर देगी और बोलेगी आपको प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट करना है। सबसेक्शन 3 में क्या बोला हुआ है? सबसेक्शन 3 ओके, सबसेक्शन 3 में ये बोला हुआ है कि गवर्नमेंट जो भी चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा जैसा बोलेगी उसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा। द एडमिनिस्ट्रेटर शैल टेक द मेजर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ना प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करनी है, सेल करनी है, बेचनी है या कोई भी मेजर लेने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेगी और वो आगे जाके प्रोसीडिंग करेगा। आज के लिए वी आर डन हियर।